नमस्कार। न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले रोज की तरह आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। संसद के अंदर से लेकर संसद के बाहर तक राहुल एंड टीम का ऐसा भयानक हंगामा कि पीएम मोदी के लिए वो कर दिया कि आपका देख के सिर जो है वो शर्म से झुक जाएगा कि ये लोग क्या ही कर रहे हैं। ट्रंप से डील, वो एक किताब और संसद में मोदी डर गए के नारे। जवाब में बीजेपी कौन सी किताबें ले आई? पीएम मोदी पर हमले की तैयारी थी क्या? संसद में ऐसा क्या हुआ कि सबके होश उड़ गए? आज आपको दिखाऊंगा। बंगाल में एसआईआर से घबराई ममता ने पहले सड़क पर गदर काटा, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया जो कभी नहीं हुआ। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी बड़े बड़े वकील देखते रह गए। कोर्ट में ममता ने चीफ जस्टिस से क्या क्या कह दिया भाई। मोदी से लेकर ओवैसी तक ऐसा क्या कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बंगाल चुनाव वाला दांव चला है। आज आपको दिखाऊंगा। 9वीं मंजिल से कूदकर 3 नाबालिग लड़कियों ने क्यों सुसाइड किया। मोबाइल में कोरियन गेम से क्या कनेक्शन है मौत का, आज आपको देखना चाहिए। मोबाइल गेम, सीक्रेट डायरी और ऐसी खौफनाक डिटेल कि हर मां बाप को यह चैप्टर जरूर देखना चाहिए। इन 3 बच्चियों की मौत बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रही है। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट होगा सोचा है कभी। आपने सोचा है कभी कि सिर्फ फरवरी के महीने में ही क्यों होते हैं 28 या 29 दिन, किसी और महीने में क्यों नहीं? सिर्फ फरवरी में ही क्यों, मार्च में क्यों नहीं? सोचे हैं कभी? इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पाठशाला की पहली क्लास, संसद के अंदर और बाहर राहुल एंड टीम का ऐसा भयानक हंगामा। पीएम मोदी के लिए ऐसा क्या किया कि शर्म से सिर झुक जाएगा। ट्रंप से डील, वो एक किताब और संसद में मोदी डर गए के नारे। जवाब में बीजेपी कौन सी किताब ले आई? पीएम मोदी पर हमले की तैयारी थी क्या? संसद में ऐसा क्या हो गया आज कि सबके होश उड़ गए? आज आपको सबसे पहले इसके बारे में बताने वाला हूं। बॉस, आज संसद में सारी मर्यादाएं टूट गई। मतलब जो सोचा नहीं था वो सब हो गया बॉस। और जो आपको पिछला कुछ देखकर लगा होगा कि ये तो लोग अति कर दिए, आज उस अति की भी सीमा पार हो गई भाई। संसद के अंदर और संसद के बाहर जो हुआ है आप देखेंगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। राहुल गांधी और कांग्रेस ने ऐसा भयंकर हंगामा किया, नरेंद्र मोदी के लिए वो कर दिया कि आप देखिएगा तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। संसद में आज ऐसा क्या हुआ इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताऊंगा। कैसे नरेंद्र मोदी को मां की गाली तो पड़ ही गई इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला, नीच, पता नहीं क्या क्या कहा जा चुका है इस देश के अंदर। लेकिन आज तो वो भी हो गया जो एक देश के प्रधानमंत्री के साथ संसद में हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन देखिए कि 3 दिन से राहुल गांधी संसद में ताल ठोक रहे हैं, किताब लहरा रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं, ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ ताल ठोकते राहुल गांधी और कांग्रेस आज डर गए क्या? आज नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोलना था और सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब संसद में बोलते हैं तो अलग लेवल का बोलते हैं, धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। कोई कितना भी उछलता कूदता रहे, जब नरेंद्र मोदी के बोलने पर आती है बात तो वो दूसरों के कान से धुआं निकाल देते हैं। आज पाठशाला का हमारा पहला चैप्टर इसी पर होता कि पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या कहा, ट्रेड डील के बारे में क्या देश को बताया, वगैरह वगैरह। राहुल गांधी के चीन वाले हंगामे के बीच पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, क्या क्या उन्होंने देश के लिए सामने रखी बात। लेकिन आज संसद में इंडी गठबंधन ने इतना गदर काट दिया बॉस कि प्रधानमंत्री को अपना भाषण टालना पड़ गया। आप सोचिए, यह इस देश की पॉलिटिक्स में हो गया है कि ऐसी राजनीति हुई है संसद में कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल पाए। पीएम मोदी आज संसद में भाषण नहीं दे पाए बॉस। और ऐसा बहुत कम होता है जब प्रधानमंत्री का भाषण तय हो और वो टल जाए। सोचिए संसद में इन लोगों ने क्या नहीं किया आज। संसद में हंगामा, पेपर उछालना, नारेबाजी, पोस्टर लहराना, प्लेकार्ड लहराना, इन सबको विपक्ष ने न्यू नॉर्मल बना के छोड़ दिया। लेकिन आज तो विपक्ष एक लेवल आगे बढ़ गया। आप सोचिए, लोकसभा से प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होने दिया भाई। और पीएम की सीट के पास जो हुआ है वो तो बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस सांसदों ने संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी।
लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण नहीं हुआ तो इंडी गठबंधन के सांसदों ने पीएम मोदी का भाषण नहीं होने दिया। पूरा इंडी गठबंधन इसका जश्न मना रहा है कि हमें नहीं बोलने दिया इसलिए हम भी नहीं बोलने देंगे, जबकि राहुल गांधी को नियमों का हवाला देकर बोलने से रोका जा रहा था। यहां तो पीएम को बोलने ही नहीं दिया गया। कांग्रेस कहने लगी कि पीएम डर गए, मोदी भाग गए। ये लोग इसी में फंसे हैं कि संसद में पीएम मोदी को बोलने से रोक दिया। वाह, गजब कर दिया। और आप देखिए कि उधर इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी ने अलग खेला कर दिया। वो वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। पहली बार देश का कोई सिटिंग सीएम खुद पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने क्या किया है जिससे राहुल गांधी को भी देखना चाहिए। बंगाल में क्या हो रहा है वो तो अगले चैप्टर में विस्तार से बताऊं, लेकिन पहले संसद में आज जो जो हुआ है वो आप मिस नहीं कर सकते। पीएम मोदी का भाषण नहीं हुआ, उधर राहुल गांधी संसद के बाहर एमएम नरवणे की किताब, जो कथित किताब है, उसको लेकर आ गए, जो प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल गांधी संसद परिसर में किताब लहराने लगे। राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई ये वही जानते हैं। राहुल गांधी के एक किताब के जवाब में बीजेपी कौन सी 100 किताबें लेकर आ गई। संसद में किताब वर्सेस किताब कैसे हो गया। आज राहुल गांधी ने कौन सा नया कांड कर दिया कि बीजेपी उनके खिलाफ सड़क पर उतर आई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मंत्री को गद्दार कहकर हंगामा कैसे खड़ा कर दिया। संसद के बाहर सिखों के अपमान पर राहुल गांधी घिर गए तो संसद के अंदर कांग्रेस दलितों के अपमान पर कैसे गिर गई। भारत यूएस ट्रेड डील पर पीएम मोदी को घेरने की प्लानिंग क्या कर रहा था इंडी गठबंधन। और अमेरिका के में ट्रंप के मंत्री ने क्या कह दिया जो इंडी गठबंधन के एजेंडे की हवा निकाल रहा है। पीएम की सीट के पास आज इन लोगों ने क्या किया है सब दिखाऊंगा बॉस, लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज नारायण जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। ये डील नहीं ढील हुई है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था। उनकी स्पीच का सबको इंतजार था क्योंकि वो बड़ी बड़ी डील करके आए हुए हैं जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। वो उन बातों का जवाब देते जो बातें उनके बारे में 3 दिन से राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस को तो इसे सुनना चाहिए था कि पीएम क्या बोलते हैं, डील के बारे में क्या बताते हैं। किसानों की इतनी चिंता है तो सुन लेते पीएम मोदी क्या बोलते हैं। लेकिन इंडी वालों ने पीएम की स्पीच ही नहीं होने दी। और यह कोई मामूली बात नहीं है, यह कितनी गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने न दिया जाए। यह संसदीय परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने वाला काम। लेकिन जब सवाल उठे तो इंडी वालों ने पूरी कहानी पलट दी। कहने लगे कि मोदी डर के भाग गए, इसलिए लोकसभा में आज आए ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कहने लगे कि पीएम मोदी डर के भाग गए। महुआ मोइत्रा कहने लगी कि जब जब मोदी डरता है संसद छोड़कर भागता है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव कहने लगी कि हमें तो उम्मीद थी कि पीएम मोदी आएंगे, संसद में बोलेंगे, लेकिन वो संसद में मौजूद नहीं रहे आज। यानी नैरेटिव यह बना दिया गया कि मोदी भाग गए। अरे बॉस, बोलने लायक आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। जो आपने संसद के अंदर किया, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई और आप कह रहे हैं मोदी भाग गए। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया है, बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया है। लेकिन पहले आप सुनिए, पीएम मोदी लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए तो इंडी गठबंधन वाले क्या क्या कह के क्या माहौल बना रहे हैं।
जब जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आ ही नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही भी नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। आज हम लोग जिस मुद्दे के साथ संसद में सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए, क्योंकि एलओपी को भी उनको बुक देनी थी। जिस स्पीकर ने कहा कि ये बुक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बुक प्रकाशित है, उनके हाथ में थी। एलओपी को प्रधानमंत्री को बुक देनी थी, इतना ही उनको विश्वास था उस बुक में, तो जाके प्रधानमंत्री के ऑफिस में दे आते। लेकिन राहुल गांधी को और इंडी गठबंधन को प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर बुक देते हुए फोटो खिंचवानी, दिखाना था कि देखो मैंने बुक दे दिया। उनको बुक देना मकसद नहीं था, बुक्स देते हुए दिखना मकसद। लोकसभा में आज पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलना। 5 बजे का वक्त भी तय था, लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा मच गया। बिना देरी के विपक्ष के सांसद वेल में कूद गए। जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में क्या हुआ आप देखिए एक बार। जो लोग कह रहे हैं कि हम किताब देना चाहते थे, तो किताब देने के लिए वेल में कौन सी का कूद गए भाई? एक बार देखिए अंदर क्या हुआ, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी ये कह रही है कि लोकसभा में पीएम मोदी पर हमला तक हो सकता था। देखिए तस्वीरें। कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित सभापति के कुर्सी पे बैठे थे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी तो डर गए, संसद में आए नहीं, भाग गए। विपक्ष के इन आरोपों के बीच आपको संसद के अंदर जो हुआ उसकी तस्वीर दिखाता हूं, एक एक डिटेल बताता हूं। जब लोकसभा में पीएम मोदी को बोलना था, सब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस की महिला सांसद वेल की तरफ चली गई। आप देखिए तस्वीरें। ये लोग जहां खड़ी हैं वो प्रधानमंत्री की सीट है बॉस। कांग्रेस की ये महिला सांसद वेल से आगे बढ़कर पीएम जहां बैठते हैं वहां पहुंच गई, और ऐसा दिख रहा था कि ये सोच कर आए थे कि पीएम हाउस में आएंगे और हमको तो गदर काट देना है। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही हाउस शुरू हुआ उसी वक्त से हंगामा शुरू कर दिया। अगर आपको लगता था कि नरेंद्र मोदी बोलने से डर रहे हैं, आप बैठते अपने सीट पे, उनको आने देते, बोलने देते। लग तो ये रहा है कि आप घबराए हुए थे कि पीएम मोदी बोलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, सारे एजेंडे की हवा निकल जाएगी, इसलिए माहौल ऐसा बना दो कि वो आ ही ना सके। और आप तस्वीर देखिए बॉस, ये संसदीय मर्यादा है कि आप प्रधानमंत्री के सीट के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए हैं। ये लोग क्या चाहते थे कि प्रधानमंत्री आए और इस माहौल में वहां पे बैठे और इनके मुंह पे क्या ये लोग पोस्टर डाल दें? क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? उस पद की कोई गरिमा है कि नहीं है? राहुल गांधी कभी उठ के जाके गले झप्पी बांधने लग जाते हैं। इस बार महिला सांसदों को आगे कर दिया कि आप पोस्टर लेके चले जाओ, और आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री वहां पर इस पूरे हंगामे के बीच वहां पर आते। कभी कभी ऐसा होता है कि हंगामा करने वाले पहले चेयर को कुछ देर सुनते हैं, फिर पीएम आते हैं, उस वक्त हंगामा करते हैं, लेकिन यहां तो सदन शुरू होते ही हंगामा हो गया। कांग्रेस की महिला सांसद अग्रेसिव थी काफी, सीट तक चली गई पीएम के। दावा है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरे मंत्री उनको समझा रहे थे, लेकिन महिला सांसद नहीं मानी। बाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को वापस आने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में महिला कांग्रेस की सांसद थी। इसमें कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ थी, संजना जाठव थी, प्रभा मल्लिकार्जुन समेत कई महिला सांसद मौजूद थे। इसी को लेकर प्रियंका वाड्रा मजाक उड़ाने लगी कि पीएम मोदी तो डर गए और उनके मंत्री सांसद लड़कियों को देखकर बुलेट ट्रेन की तरह भागे। यह कोई मजाक का विषय है बॉस कि आप जो है इस तरह का बैनर पोस्टर लेकर किसी के सीट पर जो है खड़े हो जाइए। कल को पीएम वहां पर आएंगे और कुछ इधर से उधर होगा, कुछ घटना घट जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? यह तरीका है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के साथ बर्ताव का? और आप सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को देख के। कांग्रेस पार्टी ने संसद की परंपराएं जो हैं उनको इतने साल देखने के बाद यह माहौल बना के छोड़ दिया। इनको सब मजाक लगता है बॉस।
हंसते हुए बोल के निकल लो कि रेल मंत्री तो है, बुलेट ट्रेन बन के भाग गए, पीएम मोदी डर के नहीं आए। प्रियंका वाड्रा के बयान से साफ हो रहा है कि संसद के अंदर विपक्ष की महिला सांसदों ने मोर्चाबंदी की हुई, सब प्री प्लान्ड था। महिला सांसद ग्रुप बनाकर वहां पहुंच गई थी जहां पीएम मोदी बैठते, और हो सकता है यह सब पहले से तय प्लानिंग का हिस्सा हो। तभी उनके हाथ में बड़ा सा पोस्टर था, उस पर पीएम मोदी की तस्वीर थी। यानी पूरी प्लानिंग थी कि जब पीएम मोदी लोकसभा में बोलेंगे तो हंगामा काट देना, भाषण ही ना हो पाए। वैसे तो संसद में पोस्टर और तख्तियां अलाउड नहीं है, लेकिन जो बड़ा सा पोस्टर लाया गया, दावा है कि यह खास तौर पर पीएम मोदी की स्पीच में रुकावट डालने के लिए लाया गया। संसद के कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि यह पोस्टर सुबह नहीं दिखा था, शाम को कुछ रिपोर्टर्स ने इसे देखा। कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि इसमें लिखा था कि जो उचित लगे वो करो। यह वही लाइन है जो राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की कथित किताब से कोट की थी। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इस लाइन में दिक्कत क्या है। भाई अगर किताब में ये लाइन है, आप थोड़ी देर के लिए सही भी मान लें। मैं तो एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा हूं कि अगर आप कहते हैं किताब में लिखा है कि सामने चीन की सेना थी, उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल नरवणे कह रहे थे कि मुझे क्या करना है, क्या आदेश है, समय नहीं है, सामने खड़ी है सेना चीन की, टैंक आ रहे हैं उनके, तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी क्या, कम से कम नरेंद्र मोदी, तो बाकियों का तो नहीं कह सकता, नरेंद्र मोदी तो यही ना कहेंगे कि जो उचित लगता है करो, समय नहीं है। मैं यहां से कैसे बता सकता हूं कि अब जो है राइफल चलाओ, AK-47 चलाओ, नहीं अब बम फेंको। मोदी यहां से दिल्ली से बैठ के फोन पे आदेश देते क्या? जब आप कह रहे हो कि सामने टैंक दिख रहा है तो यही ना कहेंगे। कोई भी आदमी जो सशक्त नेतृत्व होगा वो यही कहेगा जो उचित लगता है कर दो। उन्होंने सेना प्रमुख को यही कहा, सेना प्रमुख को फ्री हैंड दे दिया। इसमें क्या तमाशा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उसको भी प्लानिंग के तहत पोस्टर छपा के ले आए कि नहीं, हमको तो साबित करना है कि मोदी ने यह कह के अपनी कमजोरी दिखाई है। दुनिया को नहीं दिख रहा है कि घर में घुस के पाकिस्तान को ठोक दिया। आप बोल दीजिएगा मोदी डर गए तो देश मान जाएगा, आप कह दीजिएगा मोदी डरपोक है तो मान जाएगा। इनका काम ही बस यही रह गया कि कैसे हम मोदी को डरपोक साबित कर दें। आप संसद में जा रहे हैं अपने ईगो की लड़ाई लड़ने। कांग्रेस और इंडी वालों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या प्लान कर रखा था, इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं। यह तस्वीर आप देखिए। आज जैसे ही 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा तो होता रहा, लेकिन पीएम मोदी के भाषण देने से पहले ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के सांसद के बयान के पहले। आमतौर पर जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो स्पीकर के चेयर पर बैठने और कुछ बोलने तक तो सांसद शांत रहते ही, सीट पर बैठे बैठे नारेबाजी करते हैं। लेकिन इस बार तो सांसद संध्या राय चेयर पर बैठी ही थी, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा वेल विपक्ष के सांसदों से भर गया और महिला सांसद पीएम मोदी के चेयर तक पहुंच गए। यह सब तब हुआ जब सबको पता था कि पीएम मोदी आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा मजाक बना रही थी कि मोदी के मंत्री सांसद महिलाओं से डर के भाग गए। उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ने जो तो सारी हदें पार कर दी, प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए महिला सांसदों को आगे कर दिया। यह महिला सांसद वेल से भी आगे बढ़कर पीएम मोदी की सीट तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। जहां गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस तरफ क्यों आते हैं? और वो उसके चेतावनी के बाद भी आज सारी महिलाएं, आपने देखा होगा, कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। अर्जुन सर, आप ही उस वक्त थे जो हटा हाँ, हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे। क्या बोला नहीं हम खड़े रहेंगे। ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहाँ कैसे बैठ गए? ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछड़े समाज के आदमी यहाँ आकर के कैसे बैठ गए? ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का। लोकसभा में जो भी हुआ उससे बीजेपी भी भड़की हुई है, क्योंकि लोकसभा में जहां पीएम मोदी को आना था, बैठना था, बोलना था, वहां कांग्रेस के महिला सांसदों के ग्रुप ने घेराबंदी की। और ऐसी तस्वीरें देश ने पहले नहीं देखी हैं भाई, कि प्रधानमंत्री की सीट पहुंच के घेर दो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि मामला सिर्फ पीएम मोदी को घेरना नहीं था, ये लोग संसद में लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे। सुनिए एक बार। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की।
यानी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर लोकसभा में झगड़ा और मारपीट की प्लानिंग करने का आरोप लगा दिया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई देने सामने आई। लेकिन इस सफाई में उन्होंने यह मान लिया कि पीएम मोदी के विरोध की प्लानिंग पूरी थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलना था, लेकिन उसके पहले घिनौने डिग्री दुबे ने कोरी बकवास की थी, जिस पर विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सामने विरोध जताना चाहती थी। इसलिए वो प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में इंतजार कर रही हैं। मोदी जी को जब पता चला तो वो सदन ही नहीं आए। उनके मंत्री अश्विनी वैष्णव और डिग्री दुबे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब जाहिलों का एक तबका इसको पीएम के लिए सुरक्षा का खतरा बता रहा है। जाहिलों, ठीक प्रधानमंत्री की तरह हर सांसद इस सदन में जनता से चुनकर आया है। बकवास करने की हिमाकत भी मत करना। बड़ा बतियाते थे 56 इंच की छाती, वो तो महिलाओं से ऐसा खौफ खाए कि सदन ही नहीं आए। इसलिए गोदी गिद्धों चुपचाप बैठ जाओ। कांग्रेस की प्रवक्ता अब अपनी तिलमिलाहट में कुछ भी कहें। एक तो उनकी भाषा आप देख लीजिए, सुन के ऐसा लगेगा ही नहीं कि नेता हैं। खैर, सच यह है कि उन्होंने यह खुद कबूल किया कि नरेंद्र मोदी को रास्ते में ही घेरने की तैयारी थी और इसके लिए कांग्रेस की महिला सांसदों को आगे भेज दिया गया। लोकसभा में जो हुआ वो इसलिए भी प्री प्लान लग रहा है क्योंकि आज सुबह ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी तो आज लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो आए तो वो उनको एमएम नरवणे वाली कथित किताब देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी के पास जाएंगे और उन्हें किताब देंगे। सुनिए एक बार। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today. Because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. आज लोकसभा में तो पीएम मोदी का भाषण नहीं हो पाया। जिस तरह के हालात लग रहे हैं उससे लग रहा है कि कल भी विपक्ष लोकसभा में ऐसा ही गदर काटने वाला है। इस बीच खबर यह है कि कल राज्यसभा में पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी की बदली हुई रणनीति को देखते हुए विपक्ष की नई रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कल सुबह विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग संसद भवन में होगी। इससे पहले आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने फ्लोर मैनेजर्स की एक मीटिंग बुलाई। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री तो तब बोलेंगे जब नेता विपक्ष बोलेंगे, तभी तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शुरुआत करेंगे, बोलेंगे तो डिबेट स्टार्ट होगी। इधर लोकसभा के अंदर विपक्ष ने हंगामा काटा, पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया, जमकर बवाल हुआ। उधर किताब को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए। राहुल गांधी आज संसद के बाहर एक किताब ले गए, दावा किया कि यही एमएम नरवणे की किताब है जिससे सरकार सो कॉल्ड डर रही है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कुछ किताब ले आए, लोकसभा में उनके बारे में बताने लगे। यानी किताब के जवाब में किताब आ गई। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एमएम नरवणे की कथित किताब लहराई, कहा कि जिस बुक को सरकार अनपब्लिश्ड बता रही है वो तो मेरे हाथ में है, ये तो छप चुकी है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्हें यह किताब कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि यह किताब विदेश में पब्लिश हो चुकी है, जबकि सरकार इसे यहां पर पब्लिश नहीं होने दे रही। सुनिए एक बार। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। राजनाथ सिंह जी हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। एवरी यंगस्टर इन इंडिया शुड सी दैट दिस बुक एग्जिस्ट्स। अब तक तो राहुल गांधी संविधान की किताब लहराते थे, अब एमएम नरवणे की कथित किताब लहरा रहे हैं। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संसद में बैग भर के किताब ले आए। इसमें ये कई किताबें निशिकांत दुबे ने लोकसभा में दिखाई। निशिकांत दुबे नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक पर सवाल उठाने वाली किताबें लेकर आए। हालांकि जैसे ही निशिकांत दुबे इन किताबों के बारे में बताने लगे, स्पीकर ने उन्हें भी ऐसा करने से रोका। इस दौरान इतना हंगामा बढ़ गया कि संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। देखिए निशिकांत दुबे कौन सी किताबें लाए थे। पहली किताब यह है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। यानी निशिकांत दुबे ऐसी किताबें उठाकर ले आए जिसकी चर्चा करने से उनका दावा था कि भाई गांधी परिवार की छीछालेदर हो जाएगी। किताब वर्सेस किताब शुरू हो गया। संसद के अंदर किताब कांड के बाद आज राहुल गांधी ने संसद के बाहर नया कांड कर दिया। इससे राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए। दरअसल राहुल गांधी आज संसद के बाहर अपनी पार्टी के सस्पेंड सांसदों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए। कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे। इसी दौरान संसद के अंदर जा रहे केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राहुल गांधी से सामना हो गया।
रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, आप बीजेपी में आ गए। राहुल गांधी ने उनको गद्दार कह दिया, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू ने भी तुरंत पलटवार किया और राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। आप देखिए वहां पे कैसे कॉलेज के बाहर जैसे लड़के करते हैं ना, उस तरह का व्यवहार चल रहा है भाई। राहुल गांधी एक सांसद को कह रहे हैं कि भाई पार्टी छोड़ के चला गया तो गद्दार है। सुनिए जरा। Traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. देश के दुश्मन। राहुल गांधी ने बीते 10 साल में चुनावी हार पे हार का फ्रस्ट्रेशन, या आप कहिए कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें की हैं जो संसदीय परंपरा में इस देश ने 60-70 सालों में नहीं देखी। वो सब कर दिया इन्होंने। और यही नहीं, जब गद्दार और दुश्मन वाली बयानबाजी के बाद रवनीत सिंह बिट्टू संसद के अंदर जाने लगे तो राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू की तरफ हाथ बढ़ा दिया, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी की तरफ हाथ तक नहीं बढ़ाया, चले गए वहां से। जब रवनीत सिंह बिट्टू से राहुल गांधी से हाथ न मिलाने की वजह पूछी गई तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि जो सिखों के कातिल हैं उनसे कभी हाथ नहीं मिला। यही नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू ने तो राहुल गांधी पर हाथापाई करने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया। सुनिए उनको। वीडियो में देखिए, या मतलब उसके बाद वो मेरे से आगे मारपीट तक बढ़ना चाह रहे थे। उनको वेणुगोपाल ने रोका, आप देखो वीडियो में। उसके बाद सुखी रंधावा है, उन्होंने कंधों पे उसके हाथ रख के रोका। उन्होंने कहा मेरे से किसी की हिम्मत कैसे हो गई? भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई? और तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। तो पीछे तक भी जाने की कोशिश की तो उनको उनके एमपीओ ने रोका, ये आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप बताइए, फ्रस्ट्रेशन नहीं है तो क्या है? पॉलिटिक्स में नेता इधर से उधर जाते रहते, लेकिन संसद के बाहर खड़े होकर एक सांसद को कह रहे हैं गद्दार। सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहकर राहुल गांधी नई मुसीबत में फंस गए। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को पूरे सिख समुदाय का अपमान बताया और उनसे नेता विपक्ष पद से इस्तीफा देने की मांग की। बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू पर राहुल गांधी के बयान को सिख समुदाय को लेकर कांग्रेस की सोच बता दिया और कहा कि सिखों का अपमान कांग्रेस के डीएनए में। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी की राजनीति ऐसे ही सेल्फ गोल करने से भरी हुई। आप देखिए कि कुछ नहीं मिला तो चीन का पुराना मुद्दा उठा कर लिया। इसी तरह से अब इंडी वाले अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं। किसानों को भड़काने वाली बातें हो रही। ये कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ डील नहीं हुई, बल्कि अमेरिका को ढील दे दी गई है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि देश के कृषि मंत्री से लेकर अमेरिका में ट्रंप के मंत्री तक किसानों को लेकर क्या हुआ है, क्या बता रहे हैं। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे? अखिलेश यादव कह रहे हैं मान लीजिए वहां से डेयरी प्रोडक्ट आ गए। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार ने डेयरी का दरवाजा खोल दिया है तो खुल के बोलिए कि वहां से डेयरी प्रोडक्ट आएगा, आप सनातनी नहीं रह जाएंगे। लेकिन आपको खुद पता है कि ऐसा नहीं हुआ है, या आप अभी डील के बारे में जानते नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि अगर वहां से डेयरी प्रोडक्ट आ गया तो आप कैसे सनातनी रहिएगा। तो जब नहीं पता तो कुछ देर इंतजार कर लीजिए सुनने का। ट्रेड डील पर यह भ्रम का माहौल बनाना शुरू किया था राहुल गांधी ने, जिनका पूरा नैरेटिव ही इस ट्रेड डील से खत्म हो गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमेरिका के साथ हुई डील का विरोध करने के लिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया। शिवराज ने राहुल गांधी को झूठ की दुकान और भ्रम फैलाने की मशीन तक कह दिया और कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। भारतीय किसानों के सभी हित सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार ने डेयरी और अनाज को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है जिससे देश को नुकसान हो। इस डील से देश के किसानों को फायदा ही होगा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील पीएम मोदी के उस कमिटमेंट के तहत हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन किसानों के हित में आंच नहीं आने दूंगा, और उन्होंने आंच नहीं आने दी। आज लोकसभा और राज्यसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बोलते हुए कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने भी साफ कर दिया
कि इसमें भारत के कृषि और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा सुनिश्चित की गई। सुनिए पीयूष गोयल। भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। वाणिज्य मंत्री संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र के जो भी सेंसिटिव मामले थे उनको सुरक्षित रखा गया है। फिर हंगामा क्यों हो रहा है? और अगर डील की डिटेल सामने आने के बाद कुछ गलत दिखे तो हंगामा कीजिए, इसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन एक बड़ा लॉजिकल बात आपसे पूछता हूं। 6 महीने पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने 25% और फिर 50% टैरिफ लगाया, जब तब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, भारत नहीं झुकेगा और हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम डेयरी मार्केट नहीं खोलेंगे आपके लिए पूरी तरीके से, तो जब तब नहीं उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, तो अब जब मदर ऑफ ऑल डील साइन कर ली, जब दुनिया भर के देश भारत से सट गए, भारत 6 महीने का तूफान झेल गया, उससे और बेहतर होकर निकल आया, तब नरेंद्र मोदी समझौता कर लेंगे। अगर करना होता तो 6 महीने पहले नहीं किए होते, जब प्रेशर बन रहा था। उस वक्त तो नरेंद्र मोदी सामने खड़े हो गए कि नहीं, मेरे किसानों के को नहीं छूने दूंगा। और अब मोदी 6 महीने बाद इनके हिसाब से कहेंगे नहीं नहीं, काम करते ना, 6 महीने पहले जो नहीं किया था अब कर लेता हूं। कोई लॉजिक है इस बात का? सरकार लगातार कह रही है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को यह बात समझ में या तो आ नहीं रही या वो समझना चाहते नहीं है। जबकि आप देखिए, यही बात अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रियर ने भी कही, जो खुद भारत अमेरिका ट्रेड डील में एक नेगोशिएटर भी हैं। जेमिसन ग्रियर ने साफ कहा कि भारत कृषि उत्पादों पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। भाई, यहां के लोगों पे भरोसा नहीं होता ना, अपने देश के मंत्री प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है। अमेरिका वाले को तो सुन लो, वो भी कह रहा है कि भारत ने समझौता नहीं किया है। यानी अमेरिकी व्यक्ति जो नेगोशिएशन में शामिल था, वो भी कह रहा है कि भारत ने अपने की एरिया से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन चूंकि शायद इंडी गठबंधन को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी तो अभी हार नहीं रहे, मदर ऑफ ऑल डील, फादर ऑफ ऑल डील हो गई, तो फिर इनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा? झूठ भ्रम चल रहा है, लपालप लेके जा रहे हैं कि ये हो गया वो। लेकिन इंडी गठबंधन में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को अगर किसी से सीखना है तो ममता बनर्जी से कम सीखें। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए। बंगाल में एसआईआर से घबराई ममता ने पहले सड़क पर गदर काटा, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया जो कभी नहीं हुआ। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील देखते रह गए। कोर्ट में ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस से क्या क्या कह दिया। मोदी से लेकर ओवैसी तक ऐसा क्या कर रहे हैं कि ममता ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बंगाल चुनाव वाला दांव चला है। अब इसका चैप्टर ममता बनर्जी के लिए इस बार बंगाल चुनाव टफ दिख रहा है, ये तो क्लियर है। और इसकी सीधी वजह यही दिख रही है कि जो ममता बनर्जी पहले एसआईआर को लेकर बंगाल की सड़कों पर गदर मचा रही थी, वो एसआईआर के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपने वकीलों के साथ खाली नहीं गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ममता बनर्जी ने कुछ ऐसा कर दिया जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ममता बनर्जी के लिए बड़े से बड़े वकीलों की फौज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। कपिल सिब्बल, सिंघवी, सब थे वहां पर, ममता बनर्जी की तरफ से केस लड़ रहे थे। फिर भी ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ने पहुंच गई। अगर बंगाल में ममता बनर्जी के हिसाब से सब ठीक चल रहा होता तो वो इतना बड़ा कदम नहीं उठाती, क्योंकि आज से पहले शायद ही कोई सिटिंग सीएम इस तरह से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा होगा केस लड़ने। ममता के सामने शायद कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि बंगाल में उनकी जमीन उन्हें हिलती दिख रही। पीएम मोदी की रैलियों में भयंकर भीड़ आ रही, बीजेपी की बदली हुई रणनीति का असर दिख रहा है। उधर ओवैसी और हुमायूं कबीर मुसलमानों का वोट बांट लेंगे की बातें चल रही। ममता बनर्जी को लेकर कई मामलों को लेकर गुस्सा है, और शायद यही सारी वजह है कि ममता बनर्जी ने आज सुप्रीम कोर्ट को चुना बंगाल में पॉलिटिकल गेम सेट करने के लिए। कैसे, आपको आगे बताऊंगा। देखिए, टीएमसी को अपनी जमीन खिसकती दिख रही है तो तय, वरना ममता बनर्जी यूं दिल्ली ना भाग रही है। लेकिन ममता बनर्जी वो नेता है जो किसी भी कीमत पर जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी से कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी को सीखना चाहिए। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन जब कोर्ट जाने का सवाल पूछा गया तो कहने लगे कोर्ट जाना मेरा काम नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में आज खड़े होकर बड़ा मैसेज दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ममता की दलीलों पर क्या कहा,
मोदी से लेकर ओवैसी तक ऐसा क्या कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर बंगाल चुनाव वाला दांव चला है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आप देखिए कि एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष भयंकर हंगामा कर रहा था। राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सब चुनाव आयोग पर हमलावर थे। राहुल गांधी तो वोट चोरी का नारा लेकर आ गए थे, लेकिन इन सभी लोगों ने इस लड़ाई को सिर्फ बयानों से लड़ा। ममता बनर्जी इन सब से 4 कदम आगे चली गई। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ याचिका लगाई, बल्कि आज खुद ममता बनर्जी इस केस की पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ये तस्वीरें इस देश के इतिहास में शायद ही कभी किसी ने देखी होंगी कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला जाए अपना केस लड़ने। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोर्ट नंबर 1 की हैं, जहां आपको चीफ जस्टिस बैठे दिख रहे हैं, वकीलों की फौज दिख रही है, और वहीं ममता बनर्जी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखती दिख रही हैं। यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री किसी केस की पैरवी के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट चला गया। ममता बनर्जी ने वकालत की पढ़ाई की है, उनके पास LLB की डिग्री भी है, और इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने पहुंच गए। वकीलों की भीड़ के बीच में किनारे में ममता बनर्जी खड़ी दिख रही थी। वो खुद सुप्रीम कोर्ट से में दलील पेश करने की इजाजत मांग रही थी। ये तस्वीर देखिए, ममता बनर्जी सीधे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत से बात कर रही हैं। इस तरह की तस्वीरें आपने शायद कभी नहीं देखी होंगी। ममता बनर्जी के पास बड़े बड़े वकीलों की फौज थी। बंगाल सरकार ने इस केस के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल जैसे भारी भरकम वकीलों को लगाया हुआ है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जो है आज वहां पहुंच गई। और ये ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है बॉस, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ये सब बहुत सोच समझ के हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी को पता है वो LLB की डिग्री रखती हैं, लेकिन उन्होंने हाल में कोई प्रैक्टिस नहीं की है। वो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी से ज्यादा बेहतर जिरह नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट गई। वो चाहती थी कि बंगाल देश ये तस्वीरें देखे। क्यों चाहती थी, आगे बताऊंगा। टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बनर्जी भी वहां थे, और ऐसा भी नहीं है कि ममता बनर्जी बहुत धाकड़ दलीलें दे देंगी कि पक्ष में फैसला आ जाएगा। देख रहे हैं बॉस, ऐसी तस्वीरें इस देश ने नहीं देखी। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में खुद जिरह करने पहुंच गई, चीफ जस्टिस के सामने अपना पक्ष रखने लग गई। और आप देखिए इसको लेकर कैसा माहौल बनाया जा रहा है। टीएमसी ने ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाकर खुद बहस करने की घटना को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। वहीं सोशल मीडिया पर गजब माहौल बना दिया गया। ममता बनर्जी को बंगाल की शेरनी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की जीत हो गई है। और उसके बाद ममता बनर्जी की ये तस्वीरें सामने आई, जिसमें ममता हाथ जोड़े हुए मुस्कुराते हुए सुप्रीम कोर्ट से निकल रही। यानी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से बंगाल की पब्लिक को मैसेज भेज दिया कि देखो मैं हूं वो जो लड़ रही। कोर्ट का फैसला जो भी हो बॉस, लेकिन पॉलिटिकल नैरेटिव के वॉर में ममता बनर्जी ने लीड ले ली। उन्होंने बंगाल की पब्लिक को दिखा दिया कि भाई राहुल गांधी खाली बोलते हैं वोट चोरी वोट चोरी। मैं देखो जो कह रही हूं कि एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, अगर मैं झूठ बोल रही होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाती। उनको पता है कि उनके दलील देने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरिट पे आना है। लेकिन ये तस्वीर, ये फोटो, ये वीडियो, ये विजुअल बंगाल में गली गली में घूम गया बॉस। बंगाल में लोग चर्चा करने लगेंगे कि हां यार कुछ तो बात है, ये लड़ने पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, कुछ तो हो रहा होगा। बंगाल की शेरनी वाला मैसेज जो है वो लोगों के बीच जाने लग गया कि ममता में कुछ बात तो है। और ममता बनर्जी यही चाहती थी कि कम से कम इस वक्त जो गुस्सा है वो कम हो और बंगाल की प्राइड का मामला जो है वो उठे और वो बंगाल की प्राइड को लीड करने वाली महिला के तौर पे दिखे, और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। ममता बनर्जी ने आज जो किया यही काम वो पिछले 3 दिन से कर रही। ममता बनर्जी पिछले 3 दिन से दिल्ली में है। कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर से पीड़ित लोगों को लेकर पहुंच जाती हैं, कभी दिल्ली के बंग भवन की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों से उलझ जाती हैं। सुरक्षाकर्मी जो शांति से भी खड़े होते हैं, ममता बनर्जी उनसे बात करने लगती हैं, फिर बाद में आरोप लगाती हैं कि दिल्ली पुलिस की तरफ से धमकी दी जा रही है। और वो जानती है कि एक एक चीज कैमरे में कैद हो रही है, बंगाल की पब्लिक देखेगी, और वो चाहती हैं कि पब्लिक देखे। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने दिल्ली में वो काम किया जो काम राहुल गांधी और कांग्रेस संसद के अंदर हंगामा मचाकर भी नहीं कर पाए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका लगाई थी और आज खुद बहस करने गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया और कहा है कि मतदाताओं के नाम में गलती को लेकर जो नोटिस आप भेज रहे हैं उसको ध्यान से भेजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
केस की अगली सुनवाई अब 9 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने क्या क्या दलीलें दी और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी आपको बताता हूं। यह भी बड़ा दिलचस्प है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ। ममता बनर्जी ने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस राज्य से हूं और समस्याओं को बेहतर बता सकती हूं। उन्होंने कहा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है कहीं भी। हमने 6 बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। मैं साधारण परिवार से हूं, मैं बहुत महत्वपूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं सभी के लिए लड़ रही हूं। इस पर सीजीआई ने टोका और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से बेहतरीन वकील आपका पक्ष रख रहे हैं, जिस पर ममता ने कहा कि मुझे 5 मिनट ही कम से कम बात रखने दीजिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको 15 मिनट देंगे, हम जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे, इसका समाधान निकालेंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि एसआईआर से भेदभाव पैदा हो रहा है। अगर लड़की शादी के बाद पति का सरनेम लगा रही है तो उनके नाम काटे जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज के तौर पर इजाजत दी, लेकिन बंगाल में उसके साथ कई और कागज मांगे जा रहे हैं। बंगाल में त्योहार हो रहे हैं। एसआईआर में 100 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई, कई सारे अस्पताल में भर्ती हैं। बंगालियों को निशाने पर लिया जा रहा है। ममता ने यह भी कहा कि असम में एसआईआर नहीं हो रहा, लेकिन पश्चिम बंगाल में क्यों हो रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हर राज्य के अपने मुद्दे होंगे, इसलिए हो सकता है कि नियम में राज्यवार बदलाव हो रहे हैं। कोर्ट से जाते जाते भी ममता बनर्जी ने कहा कि आप लोगों के हित की सुरक्षा कीजिए। यानी ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें भी रख दी, मैसेज भी दे दिया कि मैं बंगाल की अस्मिता की, बंगाल के लोगों की लड़ाई लड़ रही हूं और मैं सच्ची हूं, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ी। ममता बनर्जी ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इमोशनल कार्ड भी खेला वो भी देखिए। ममता ने शुरू में बेहद शांत अंदाज में कहा कि आप सभी से मेरी विनती है, मेरी बात सुन ली जाए। जब इंसाफ दरवाजे के पीछे हो रहा हो तब मैंने कई बार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं जिन्होंने 58 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। ममता बोली कि पहले फेज में कई लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को व्हाट्सएप आयोग कह दिया और कहा कि व्हाट्सएप आयोग ये सब कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट तक नहीं ले रहा। ममता के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा कि हमने राज्य सरकार से कई बार कहा कि हमें क्लास 2 अधिकारी दीजिए जिनको हम ईआरओ के तौर पर नियुक्त कर सके। चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य सरकार ने सिर्फ 80 अधिकारी दिए, गलती उनकी है, इस वजह से हमें माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त करने पड़े। इसके बाद ममता का अंदाज सख्त हो गया। ममता ने आरोप लगाया कि बंगाल को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, एसआईआर के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, राज्य में बीएलओज की मौत हो रही है। ममता ने कहा कि शादीशुदा महिलाओं के, लड़कियों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों ने घर बदले तो उनका नाम काट दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात बहुत शांति और विनम्रता के साथ रखना शुरू करने वाली ममता बनर्जी धीरे धीरे उनका टोन अग्रेसिव होता चला गया। यहां भी ममता ने पॉलिटिकल मैसेजिंग करने की कोशिश की। आप खुद देखिए ममता बनर्जी का अंदाज कोर्ट में आज कैसे बदलता रहा। यानी ममता बनर्जी ने शुरुआत में तो कहा कि सर थोड़ा सा बोलने दीजिए, और लास्ट में एकदम अग्रेसिव हो गए। ये मेरे साथ बंगाल को टारगेट किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि वो जानती थी कि ये तस्वीरें, ये वीडियो उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज लेकर जाएंगी बंगाल की पब्लिक तक। सीधा जवाब ये है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं, क्या ममता बनर्जी केस जीत जाएंगी? नहीं भाई, ऐसे कैसे केस जीत जाएंगी? कोर्ट जब भी फैसला देता है मेरिट पे देता है। ममता बनर्जी के बोलने से कुछ नहीं बदलने वाला कोर्ट के अंदर। लेकिन बंगाल की पब्लिक को ममता बनर्जी ने कह दिया, वो जानती हैं कि उनके बोलने से कोर्ट का फैसला नहीं आने वाला। ममता बनर्जी का बंगाल की पब्लिक को मैसेज है कि देखो मैं तुम्हारे लिए लड़ रही। एसआईआर में जो गड़बड़ी हो रही है, अगर वो नहीं हो रही होती तो मैं कोर्ट ना आ जाती। ममता बताना चाहती हैं कि वो कोर्ट में खड़े होकर बात कर रही हैं क्योंकि वो सही हैं, और बंगाल की जनता को यह मैसेज देने के लिए ममता ने सुप्रीम कोर्ट को चुना, क्योंकि इससे अच्छी जगह हो नहीं सकती थी। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्यमंत्री का आना अपने आप में बड़ी खबर है। ममता जानती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो भी कहेंगी उसकी चर्चा पूरे देश में हो, बंगाल में हो। पहले ईडी ने रेड मारी तो ममता बनर्जी वहां पहुंच गई, फाइल लेकर चली आई। फिर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा किया और अब सुप्रीम कोर्ट। ममता बनर्जी जो कर रही हैं उससे एक मैसेज तो क्लियर है कि बंगाल में इस बार की लड़ाई आसान नहीं है उनकी, वरना उनको इतने करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एसआईआर से परेशान है इसलिए ये सब कर रही हैं। लेकिन वो राहुल गांधी की तरह ईगो की लड़ाई नहीं लड़ती, किताब नहीं लहराती। वो जानती हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते वक्त मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने इन तस्वीरों से बंगाल की अस्मिता का मैसेज बंगाल के लोगों तक पहुंचा दिया। उन्होंने खुद के सही होने का मैसेज, अब कोर्ट फैसला देगा, लेकिन उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिला दिया कि मैं सही हूं, तभी ना कोर्ट में खड़ी हूं जी। ममता ने खेला करना शुरू किया है, अब देखिए क्या क्या होगा।
बंगाल में यह लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है। पाठशाला में हम आपको बंगाल चुनाव से जुड़ी हर खबर बताएंगे, लेकिन अगली खबर हर मां बाप के लिए इंपॉर्टेंट है। पाठशाला में अगला चैप्टर, 9वीं मंजिल से 3 नाबालिग लड़कियों ने कूदकर सुसाइड कर लिया बॉस। क्यों? मोबाइल में कोरियन गेम से क्या कनेक्शन है इस मौत का? मोबाइल गेम, सीक्रेट डायरी और ऐसी खौफनाक डिटेल कि हर मां बाप को यह चैप्टर जरूर क्यों देखना चाहिए, आज आपको बताता हूं। यूपी के गाजियाबाद में 3 नाबालिग बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। तीनों बच्चियां एक साथ 9वीं मंजिल से कूद गई। एक झटके में तीनों बच्चियों की मौत हो गई। और जो खबर देख रहा है वो सन्न है बॉस। तीनों नाबालिग थीं, एक साथ कूद गई 9th फ्लोर से। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में ये बच्चियां मौत का एक ऐसा गेम खेल रही थी जिसमें सुसाइड करना टास्क था। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियों को मोबाइल की लत थी। मोबाइल के जरिए ही वो कोरियन कल्चर और कोरियन गेम फॉलो करने लगे। और जब उनसे फोन छीन लिया गया तो तीनों ने सुसाइड कर लिया। इस सनसनीखेज सुसाइड मिस्ट्री के सेंटर में कोरियन गेम है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां पूरे दिन कोई कोरियन गेम खेलती थी। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसी कोरियन गेम में ही इन बच्चियों को ऐसा टास्क दिया गया था जिसकी वजह से तीनों ने सुसाइड कर लिया। पुलिस को जो सबूत मिले हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। सुसाइड से पहले बच्चियों ने सीक्रेट डायरी बनाई थी जिसमें जान देने की बात लिखी हुई है। इसके साथ ही दीवार पर बच्चियों ने मैसेज भी छोड़ा है। दिल दहला देने वाली इस घटना की एक एक डिटेल आपको बताऊंगा। ऑनलाइन गेम और मोबाइल की लत कैसे छोटे छोटे बच्चों की जान पर भारी पड़ती जा रही है, इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, इस सब की बात करूंगा। पहले तो आपको इस घटना की पूरी डिटेल बताता हूं, आप खुद सन्न रह जाएंगे। रात के 2 बजे गाजियाबाद की हाई राइज भारत सिटी सोसाइटी में चीख पुकार मच गई। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में 3 बच्चियों की डेड बॉडी पड़ी हुई। तीनों बच्चियां खून से लथपथ थी। शुरू में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। लोगों ने यह तो देखा कि बच्चियां बिल्डिंग से गिर गई हैं, लेकिन किसी को यह यकीन नहीं हो रहा था कि इन्होंने सुसाइड किया। आप सुसाइड करने वाली बच्चियों की उम्र सुनिए। सबसे बड़ी निशिका की उम्र 16 साल थी, उससे छोटी प्राची की उम्र 14 साल थी, जबकि पाखी की उम्र 12 साल। यह परिवार सोसाइटी के 9वें फ्लोर पर रहता था। जिस कमरे से बच्चियों ने छलांग लगाई वो अंदर से लॉक था। ऐसे में पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी। खिड़की के पास रखा वो स्टूल भी दिखा जिस पर चढ़कर बच्चियों ने खिड़की से छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां कोई ऑनलाइन कोरियन गेम खेलती थी और इसी गेम के चलते वो अक्सर पूरे परिवार से अलग एक कमरे में रहने लगी थी। पुलिस ने जब बच्चों का कमरे का दरवाजा खोला तो कई सारी फैमिली फोटो जमीन पर राउंड शेप में रखी हुई थी। इसे भी गेम का कोई हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस गेम में 50 टास्क थे और तीनों बहनें आखिरी टास्क पर पहुंच चुकी थी। इस गेम में तीनों बच्चियों ने एक ग्रुप भी बनाया था जिसमें बीच वाली बहन बॉस थी। वो अपनी दोनों बहनों को ऑर्डर देती। बच्चियों के माता पिता समझ ही नहीं पाए कि बच्चियां क्यों ऑर्डर दे रही और ग्रुप क्यों बनाया गया है। सुनिए बच्चियों के पिता ने क्या बताया। हमें तो आज पता लगा कि वो टास्क चल रहा था कि वो उसमें एक ग्रुप बनी हुई थी कि जी मैं एक सीनियर हूँ, वो उसके ऑर्डर मान रहे थे। मैं सोच रहा गेम खेल रहे हैं जी। कोई गेम के दौरान कोई बॉस भी था क्या? उन्होंने बताया कौन बॉस था? हाँ, प्राची थी। वो करीब मैं इनकी बॉस हूँ और ये मेरा ऑर्डर फॉलो करते हैं। मैंने सोचा कोई गेम खेल लूंगा। हम भी बचपन में खेलते थे बहुत सारे। अकेले रहते थे वो, जहाँ भी रहते थे। हम उनके कमरे में पहुंच जाते थे ना तो वो दूसरे कमरे में चले जाते थे अकेले। इन बच्चियों पर कोरियन ऑनलाइन गेम इतना हावी हो गया था कि ये बच्चियां कोरियन कल्चर फॉलो करने लगी। घर में बच्चियों के जो स्कूल के बैग मिले हैं उस पर कोरियन पॉप स्टार की फोटो है। यह भी बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां कोरियन गाने सुनती थी, कोरियन पॉप स्टार को फॉलो करती थी, ऑनलाइन गेम्स भी कोरियन खेलती थी। स्कूल में अपना नाम कोरियन भाषा में बताती थी। मोबाइल की स्क्रीन पर लड़कियों की तस्वीर थी, उस पर कोरियन भाषा में उनके नाम लिखे थे। लड़कियों की मां भी कह रही है कि कोरियन गेम ने मेरी लड़कियों को मार दिया। पुलिस को घर की दीवार पर एक मैसेज भी मिला जिसमें अकेलेपन का और इमोशनल मैसेज लिखा हुआ है। दीवार पर बच्चियों ने 2 मैसेज लिखकर काट भी दिए जिसमें लिखा था, मैं बहुत बहुत अकेली हूं, मेरी जिंदगी बहुत बहुत अकेली है। पुलिस को बच्चियों का सुसाइड नोट भी मिला है जिसके पहले पन्ने पर लिखा है, इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है, अभी पढ़ो, सॉरी पापा। इसके नीचे रोने वाली इमोजी भी बनी है। इसमें जिस डायरी की बात की गई है वो 8 पन्नों की पॉकेट डायरी है जिसमें बच्चियों ने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए अपनी पूरी कहानी दर्ज की। इस सुसाइड नोट को बच्चियों के पिता ने भी पढ़ा था। उन्होंने बताया कि सुसाइड नोट में लिखा था कि मम्मी पापा पूरी डायरी ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें लिखा हर शब्द सच्चा है। पापा सॉरी, हम कोरिया नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी जिंदगी है और कोरियन हमारी जान है। आप हमें नहीं छुड़ा सकते। सॉरी, हम जान दे रहे हैं। आप सोचिए किस तरह की
का माहौल रहा होगा कि छोटी छोटी बच्चियों ने जान दे दी। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों को आप मोबाइल दे रहे हैं, गेम खेलने दे रहे हैं, उसकी समय सीमा तय कीजिए, उनके साथ खेलिए। वो आप इस कमरे में जा रहे हैं, वो दूसरे कमरे में जा रहे हैं, ये एक संकेत है बॉस कि मामला ठीक नहीं है। खैर, अभी पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तो और बातें पता चलेंगी, लेकिन इस देश ने सबको झकझोर के रख दिया है।